हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बेटा जैसे वेस्पर थ्योरी कर रहे थे, तो वेस्पर थ्योरी जो है वो आपने जैसे पढ़ी थी कि वेस्पर थ्योरी के अंदर बेसिकली जो सिडविक और पावल थे उन्होंने उसको आगे जाके कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन किए थे। तो मैं आज आपको यहाँ पे ना एक तो बेसिकली जो उनके मेन पॉइंट्स हैं और उनके हर किसी के एग्जाम्पल्स ये आज मैं आपको करवाऊंगा। तो आपने जैसे उस वीडियो के अंदर जो मैंने पीछे 2 वीडियोस आपके लिए डाले थे और वेस्पर थ्योरी के लिए खास तौर से, तो उसके अंदर मेन पॉइंट्स आप ऐसे समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवाता हूँ, विद एग्जांपल आपको बताऊंगा जिससे आपको और भी इजी लगेगा। तो सबसे पहली बात तो वेस्पर, VSEPR। तो वेस्पर का मतलब क्या है? जो ये वर्ड बना हुआ है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, तो ये कहता है कि जब कोई भी 2 एटम है, मान लो हमारे पास में CO2 है, तो कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, इस कार्बन के पास में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4 यानी इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6 यानी उसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑक्सीजन मान लो ये हो गया और एक ऑक्सीजन हमारा ये हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी और इस ऑक्सीजन को भी। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख दिए और ये इसके बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे रख दिए और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख दिए, ठीक है। अब इसने क्या किया? इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। कार्बन के पास में 4 थे और 4 इलेक्ट्रॉन और उसको मिल गए, तो उसका हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो ये हमारा सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम ने जो ये शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये शेयरिंग करने के बावजूद जब ये शेयरिंग कर लेता है, तो ये जो शेयर किए हैं ये तो हमारे कहलाते हैं कौन से? बॉन्डेड पेयर, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इन्होंने क्या करे हैं? बॉन्डेड पेयर हैं ये आपके। और जो इसमें बच जाते हैं, जैसे मान लो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इसने दे दिए, शेयर कर लिए, तो वो क्या हो गए? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो लेकिन ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने के कारण ये मैक्सिमम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और मैक्सिमम ये एक दूसरे से कितने दूर जा सकते हैं? ये मैक्सिमम जो है वो आपका 180 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम ये एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास में ये थ्योरी यही कहती है कि अगर मान लो उस कोई भी 2 एटम्स हैं या और से ज्यादा मल्टी पॉली एटॉमिक आयंस है या एटम है, उसके अंदर जब बॉन्डिंग होती है तो 2 तरह के हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर, तो उसको हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर, और एक होते हैं लोन पेयर, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको लोन पेयर का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में वाटर है, वाटर में हमारा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। सेंट्रल एटम वो होता है जो लेस अमाउंट के अंदर है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 ही है। अब ऑक्सीजन के दोनों साइड में यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। जैसे हमने CO2 का एग्जांपल देखा, उसी तरह से मैंने इनको अरेंज किया है, फिर आगे देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। तो इसके पास में जो ये हमारा ऑक्सीजन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और दोनों साइड में एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दोनों से शेयर कर लेगा। शेयर कर लिया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसने रखे तो 2 ही शेयर करने के लिए। अब उसके पास में 2 पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अब उसके पास में बच गए, जो क्या है? अनपेयर्ड हैं। तो इसके जो ये बच गए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? लोन पेयर हो गए। और ये जो इन्होंने आपस में शेयर कर रखे थे, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कहलाते हैं बॉन्डेड पेयर, ठीक है।
तो दो तरह के हो गए इसके अंदर, एक तो बॉन्डेड पेयर और एक लोन पेयर। बॉन्डेड पेयर वो है जो बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, जो बॉन्डिंग कर रहे हैं यानी शेयरिंग कर रहे हैं, और लोन पेयर वो हो गए जो बच गए, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे। अब ये थ्योरी ये कहती है कि अगर इसके अंदर हमारे पास में बॉन्डेड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन जब होगा तो ये जैसे हमने इसका बनाया था स्ट्रक्चर, यहाँ पे लोन पेयर थे, तो ये मैक्सिमम दूर जाने की कोशिश करते हैं, ये हमने पढ़ा था। और CO2 के अंदर हमने देखा था कि वो CO2 के अंदर वो इस तरह का 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लेकिन ये 180 डिग्री का एंगल इसलिए बना था क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है। अब लोन पेयर होने के कारण वो क्या करेंगे, ये इनको रिपेल करेंगे, आपस में भी रिपेल करेंगे, और ये जो बॉन्डेड पेयर है इसको भी रिपेल करेंगे। उसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वाटर का वो इस तरह से बनेगा। ये लोन पेयर है और एक लोन पेयर ये है, ये आपस में भी रिपेल कर रहे हैं, इसको भी रिपेल कर रहे हैं, इसको भी रिपेल कर रहे हैं। तो उसके कारण इनका बॉन्ड एंगल जो है वो ये वाला बॉन्ड एंगल छोटा हो गया, क्योंकि ये इनको धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपल्शन के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री की जगह पे चेंज हो गया। अब वही चीजें हैं जो है हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है कि किस तरह से अगर लोन पेयर होगा, बॉन्ड पेयर होंगे सिर्फ तो क्या होगा, अगर दोनों तरह के हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले चीज तो आपको ये याद रखनी है, अगर उसमें लोन पेयर है तो इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, ये सबसे ज्यादा दूर फेंकने की कोशिश करता है। अगर उसके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो इसमें रिपल्शन थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर। और अगर दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं तो इनके अंदर रिपल्शन मिनिमम होगा, यानी इसमें मैक्सिमम रिपल्शन होगा और इनके अंदर मिनिमम रिपल्शन होगा। तो जो भी उसका स्ट्रक्चर बनता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरह के बॉन्डेड पेयर्स हैं या लोन पेयर्स हैं और उनके बीच में किस तरह का रिपल्शन है। तो ये थ्योरी पूरी इसी पे डिपेंड करती है कि किसी का भी स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करेगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे। अब उसके अंदर हमने कुछ मिनिमम स्ट्रक्चर्स जो थे वो पढ़े थे, अब उसी को आगे हम जो है जो हमने मेन स्ट्रक्चर पढ़े थे उसके अंदर हम पढ़ते हैं। अगर सबसे पहली बात, अगर उसके अंदर दो एटम्स हैं सेंट्रल एटम के चारों ओर, अगर सेंट्रल एटम के चारों ओर दो एटम्स हैं, हम यहाँ पे अभी सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था CO2 का, ठीक है। CO2 के अंदर सेंट्रल एटम के दोनों साइड में कितने एटम हैं, दो एटम हैं। तो अगर सेंट्रल एटम के राउंड दो एटम होंगे तो उसका शेप हमेशा कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। तो ये शेप कैसा है, हमारा लीनियर शेप है, और इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। इसी तरह से अगर सेंट्रल एटम के चारों ओर तीन एटम है और फॉर एग्जांपल BF3, ठीक है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, तो 2 और 3, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 2 और 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है जो ये दे सकता है। तो वहां पे बोरोन और फ्लोरीन जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, ठीक है, और उसके कारण जो ये बॉन्ड एंगल बना है इनके बीच में, ये बॉन्ड एंगल बनेगा 120 डिग्री का। मैक्सिमम ये एक दूसरे से कितने दूर जा सकते हैं, 120 डिग्री के ऊपर। तो ये हमारा अगर 3 एटम है तो BF3 का स्ट्रक्चर बनेगा। अब आते हैं, मान लो हमारे पास में 4 एटम है, 4 एटम्स है सेंट्रल एटम के चारों ओर, 4 एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। तो अगर 4 एटम है, जैसे मान लो हमारे पास में मीथेन है, इसमें कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, जो कम होता है, जो लेस अमाउंट के अंदर होता है, लेस नंबर के अंदर होता है, वो हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, और हाइड्रोजन को सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये कार्बन हो गया और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ने हैं। तो अब हाइड्रोजन जो जुड़ेंगे, लोन पेयर एक भी नहीं बचेगा क्योंकि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। तो उसके कारण जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, सॉरी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया और ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का होगा। ये आपके हाइड्रोजन एटम्स हो गए,
ठीक है। तो अगर 4 एटम्स है तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर, अभी हम लोन पेयर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि उसके अंदर सिर्फ बॉन्डेड एटम है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब आते हैं अगर उसके अंदर 5 एटम्स है, तो 5 एटम्स अगर उसके अंदर है सेंट्रल एटम के चारों ओर, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो हम उसके लिए एग्जांपल लेते हैं PF5 का। तो हमारा जो फास्फोरस है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, 8 एंड 5, 15 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसके पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 5 ही फ्लोरीन है जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैक्सिमम ये एक दूसरे से दूर जाकर जो स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो स्ट्रक्चर ये है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल बन गया आपका, ठीक है, और बाइपिरामिडल, एक ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में। ये जो बॉन्ड एंगल है ये तो है 120 डिग्री के, और जो ये ऊपर और नीचे वाले जो है ये बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के। यहां पे आपका सेंटर के अंदर तो हो गया फास्फोरस, ठीक है, और ये फ्लोरीन आपके 5 हो गए। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा अगर आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ एटम है अराउंड सेंट्रल एटम वो 5 है। अब बात करते हैं अगर मान लो सेंट्रल एटम के चारों ओर 6 एटम है, तो अगर 6 एटम है अराउंड सेंट्रल एटम तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम सबसे पहले तो एग्जांपल लेते हैं SF6 का। सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम है और सल्फर के पास में आपको पता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है, 2, 8 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 ही फ्लोरीन है जिनको कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर और फ्लोरीन जब बॉन्डिंग करेंगे तो 6 साइड में बॉन्डिंग करेंगे और उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा। इसको हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये आपका सेंटर के अंदर सल्फर हो गया, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, ये सारे ही जो बॉन्ड एंगल है दीज आर ऑल 90 डिग्री। ये सारे ही बॉन्ड एंगल, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, ये सारे जो बॉन्ड एंगल होंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका है जब 6 एटम अराउंड सेंट्रल एटम है। अब मानते हैं कि हमारे पास में 7 है, IF7, सेंट्रल एटम के अराउंड 7 एटम्स हैं और सारे बॉन्डेड हैं। आयोडीन जो होता है ये आपका नोबल गैस है। ठीक है, आपको जैसे किसी का एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो अगर आपको ग्रुप के एलिमेंट्स याद हैं तो आप उससे ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे आयोडीन है, इसके पास में ये हाइड्रोजन ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। और फ्लोरीन भी 7 है और फ्लोरीन के सबके एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सातों जो है बॉन्ड, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सातों बॉन्डिंग करेंगे फ्लोरीन के एटम के साथ में। तो जब सातों बॉन्डिंग करेंगे तो उस समय पे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये पेंटागोनल बन गया आपका। इसके अंदर ये आपका सेंट्रल एटम हो गया आयोडीन और एक ऊपर और एक नीचे, ये फ्लोरीन हो गया। तो ये 7 डायरेक्शन में इस तरह से जा सकते हैं अगर उनके अंदर कोई भी रिपल्शन नहीं है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये आपका 72 डिग्री का होगा और ऊपर वाले और नीचे वाले जो बॉन्ड एंगल हैं ये आपके 90 डिग्री के बनेंगे। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा बता दिया है कि जब उसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो बॉन्डेड एटम किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले तो आपको याद रखनी है कि अगर उसमें बॉन्डिंग हो रही है किसी भी एटम के सेंट्रल एटम के साथ में, तो अगर सारे बॉन्डेड एटम हैं तो अगर 2 एटम अटैच हैं तो लीनियर बनेगा, 3 एटम अटैच हैं ट्राइगोनल बनेगा, 4 एटम अटैच हैं टेट्राहेड्रल बनेगा, 5 एटम अटैच हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, 6 एटम अटैच हैं ऑक्टाहेड्रल बनेगा, 7 एटम अटैच हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा। तो ये एक आपको बेसिक मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है जब लोन पेयर नहीं है। अब अगर लोन पेयर भी मौजूद होंगे तो उस समय पे इनके स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाएंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि इनके अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं तो वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर बनेगा। उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, एंजॉय ई लर्निंग एंड स्टे सेफ।